Hello students, good morning to all of you. I am Karambir Yadav sir, physics faculty. Dear student, in our today lecture we discuss about wave optics. In wave optics we study about polarization. बेटे जो पोलराइजेशन का कंसेप्ट है काफी इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, सीबीएसई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को अच्छे से आपको समझना है, चीजों को माइंड में सेट करना है, रटना नहीं है, उनको समझ के चलना है, ठीक है। तो बेटे स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। टॉपिक अपना है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में फर्स्ट टॉपिक अपने पास बनता है अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। बट ये कंसेप्ट को अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। भैया आप मान लीजिए कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। बेटे यदि लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट करते हैं सभी डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, और परपेंडिकुलर हो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के, देन द लाइट इज सेड टू बी अनपोलराइज्ड लाइट। मीनिंग आ रहा है समझ में? तो बेटे डेफिनेशन आप यहां पर ऐड कर सकते हैं, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ई वेक्टर मैं कह सकता हूं बेटे, ई वेक्टर मींस है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इफ द ई वेक्टर ऑफ लाइट वेव vibrate in all the direction, and is perpendicular to the direction of wave propagation, then the light is said to be unpolarized. Then the light is said to be unpolarized. अब बेटी अनपोलराइज्ड लाइट का कंसेप्ट जो है वो डेफिनेशन से इतना क्लियर नहीं होगा, जो हम डायग्रामेटिकली उसको कर सकते हैं। आप ये मान लीजिए कि अपने पास कोई लाइट वेव है और ये उस लाइट वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक है। अब बेटी लाइट वेव जो है ना, वो ये देखो, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ लाइट वेव जो कि वाइब्रेट कर रहे हैं ऑल द डायरेक्शन में। मीडिया नहीं समझ में, ठीक है। तो ये सभी है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सभी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। तो बेटे ये जो लाइट होगा, ये कैसा लाइट होगा? दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। मीडिया नहीं समझ में, ठीक है भाई। यदि बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ लाइट वेव वाइब्रेट इन ऑल द डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में जाए, बट परपेंडिकुलर होना चाहिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के, देन द लाइट वेव इज सेड टू बी अनपोलराइज्ड लाइट। बेटे मेरी गाइस, ठीक है। अब इसी के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं पोलराइज्ड लाइट क्या होगा। तो बेटे देखो, इसका जस्ट आप रिवर्स करेंगे। भाई यहाँ पे था ऑल द डायरेक्शन, तो यहाँ पे बेटे क्या हो जाएगा? ऑल द डायरेक्शन वर्ड को रिप्लेस आप करेंगे इन ए फिक्स डायरेक्शन से, ठीक है। सो हेडिंग बनाइए सेकंड आपका होगा पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट, तो देखो बेटे ध्यान से, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ लाइट वेव E vector of light wave vibrate in a fixed direction, and is perpendicular to the direction of wave propagation, then the light wave
बी पोलराइज्ड। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे देखो बस एक सिंगल वर्ड चेंज करना है भाई। यहाँ पे था इन ऑल द डायरेक्शन, बेटे वहां पे है इन ए फिक्स डायरेक्शन। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ लाइट वेव वाइब्रेट करे इन ए फिक्स डायरेक्शन देन द लाइट इज सेड टू बी पोलराइज्ड। ठीक है, तो बेटे अगर ऑल डायरेक्शन में प्रोपेगेट करे तो क्या होगा, अनपोलराइज्ड। देख लो इसका रिप्रेजेंटेशन बेटे, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, और ये कंडीशन आपने मेंटेन किया। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ लाइट वेव, जो किसके क्या है बेटे, परपेंडिकुलर है और एक फिक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहे हैं। ठीक है, एक तो आप देख सकते हैं, सेकंड आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है बेटे, मीनिंग समझ में आया। ये दोनों लाइट आपकी क्या है, कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट। ठीक है भाई बेटे, नंबर 3 पे आप देखो, नंबर 3 पे अगर आप किसी बच्चे ने ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया बेटे, इसका मीनिंग ये है कि जो लाइट आपका है ना वो पार्शियली पोलराइज है, पार्शियली क्या है, अनपोलराइज, मीन 50-50 है, पार्शियली पोलराइज और पार्शियली अनपोलराइज। ठीक है, तो इसको मैं कह सकता हूं पार्शियली पोलराइज। बेटे आ रहा है समझ में, ये जो लाइट आपका होगा वो पार्शियली क्या होगा, पोलराइज होगा। मीनिंग यहाँ तक क्लियर। ठीक है, तो इन सभी को अच्छे से आप रिप्रेजेंट कीजिए बेटे, मीनिंग हर एक का क्लियर होना चाहिए। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ लाइट वेव प्रोपेगेट करे ऑल डायरेक्शन में देन द लाइट इज सेड टू बी अनपोलराइज्ड। और बेटे यहाँ ऑल डायरेक्शन को रिप्लेस करके फिक्स डायरेक्शन में लाइट वेव का प्रोपेगेशन कराएंगे देन द लाइट वेव इज सेड टू बी पोलराइज्ड। ये इन सभी का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, नोट इट डाउन केयरफुली। बेटे मैं इसको रख कर रहा हूं। ठीक है, मीनिंग अच्छे से क्लियर। बेटे नेक्स्ट आप हेडिंग बना लीजिए पोलराइजेशन, जो कि अपना टॉपिक का नाम है। ठीक है, देखो बेटे नेक्स्ट आपने टॉपिक बनाया पोलराइजेशन। बेटे पहले कंसेप्ट को ध्यान से सुनो। आपने देखा अनपोलराइज्ड लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लाइट वेव के ट्रेवल कर रहे थे इन ऑल द डायरेक्शन में। ठीक है, अब बेटे आप चाहेंगे कि ये जो लाइट वेव प्रोपेगेट कर रहा था ऑल डायरेक्शन में, आप उसको एक फिक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कराना चाहते हैं, उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए। जब किसी भी अनपोलराइज्ड लाइट को आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डाल देंगे, उसको पोलराइज बना देंगे, उस फिनोमेना का नाम क्या होगा, पोलराइजेशन। ठीक है, तो बेटे मैं राइट कर सकता हूं, इट इज the phenomena of restricting the vibration of light wave in a fixed direction. In a fixed direction. It is the phenomena of restricting the vibration of light wave in a fixed direction. बेटे अनपोलराइज्ड लाइट में जो लाइट वेव डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे थे, उन सभी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आप ले आएंगे तो उस फिनोमेना का नाम क्या होगा, दैट फिनोमेना इज सेड टू बी पोलराइजेशन। मीनिंग समझ में आ रहा है। अब बेटे देखो, एक लाइट वेव जो ओल्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था, क्या वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप चला जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। उस अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट बनाने के लिए हमें एक सेकंड इंस्ट्रूमेंट का रिक्वायरमेंट होगा, दैट इज सेड टू बी पोलराइड्स। बेटे पोलराइड्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जिसके हेल्प से आप अनपोलराइज्ड लाइट को क्या बना देंगे, पोलराइज बना। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो बेटे नेक्स्ट हमने एक टॉपिक बनाया पोलराइड्स। बेटे बात समझ में आ रही है। तो मैं सिंपल वे में कह सकता हूं इट इज एन इंस्ट्रूमेंट
instrument which is used to get polarized light from unpolarized लाइट। बेटे आ रहा है नहीं समझ में? बेटे पोलरॉइड से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से आप अनपोलराइज लाइट से क्या मिल जाएगा आपको? पोलराइज। देखो कैसे, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं पोलरॉइड्स के, जैसे एक होता है टर्मलिन क्रिस्टल, निकोल प्रिज्म। बेटे ये दोनों किसके एग्जांपल है? ये दोनों बेस्ट एग्जांपल है किसके? पोलरॉइड्स के। ठीक है, अब देखो कोई भी पोलरॉइड्स कैसे वर्क करता है वो आप देखिए। बेटे ये आपने मान लीजिए, ये आपने ले लिया ये हमने एक निकोल प्रिज्म ले लिया। बेटे बात तो समझना ध्यान से, ये हमने ले लिया एक निकोल प्रिज्म जो कि एक पोलरॉइड है, निकोल प्रिज्म। ठीक है बेटे, अब इस निकोल प्रिज्म में से आपने कौन सी लाइट, ये बेटे देखो कैसे लाइट है ये? बेटे ये अगर ऐसे आपने बना दिया ना, ऐसे आपने बना दिया तो इसका मतलब कैसी लाइट है? बेटे ये सारे अनपोलराइज लाइट है। कैसे लाइट है? अनपोलराइज लाइट। ये लाइट हो गया अनपोलराइज। अनपोलराइज लाइट। बेटे मीनिंग को समझना ध्यान से, रिप्रेजेंटेशन क्या है? देखो इसमें और इसमें फर्क है, ये पोलराइज है, ये अनपोलराइज। इसका मतलब है सभी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, मीनिंग क्लियर? अब आपने किसी अनपोलराइज लाइट को एक पोलराइजर में निकोल प्रिज्म में से पास किया। निकोल प्रिज्म में जैसे ये पास होगा तो बेटे यहाँ से आपको कैसी लाइट मिलेगी? आपको मिलेगा पोलराइज लाइट। बेटे ये जो लाइट होगा ना, ये कौन सा लाइट होगा? पोलराइज। ठीक है बेटे, आ रहा है नहीं समझ में? भाई हमने जब किसी अनपोलराइज लाइट को किसी पोलराइजर से पास किया तो वो क्या बन गया? पोलराइज। अब बेटे जब कोई भी अनपोलराइज लाइट किसी पोलराइजर से पास होगा तो वो पोलराइज होगा या नहीं होगा, ये आप कैसे कह सकते हैं? तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको डिटेक्ट करने के लिए हमने एक अनदर इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसका नाम था एनालाइजर। ठीक है, तो अब ध्यान से सुना बिल्कुल, अभी कॉपी नहीं करना बेटे। यहाँ पे मैं हेडिंग बना लेता हूँ। यहाँ तो हम एक चैन सिस्टम से स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट टॉपिक आपने बनाया एनालाइजर। It is an instrument which is used to identify that the light pass through a polarizer. Light pass through a polarizer is polarized or unpolarized. ठीक है बेटे? बेटे एनालाइजर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जब कोई भी अनपोलराइज लाइट किसी पोलराइजर से पास होगा तो वो पोलराइज है या नहीं है। बात समझ आ रही है? तो इसको आप टू वे में चेक करेंगे, एक आप इसको थ्योरेटिकली चेक करेंगे, एक आप इसको मैथमेटिकल, एक मैथमेटिकल रिलेशन और हम यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, बात को अच्छे समझना। तो बेटे आइडेंटिफाई आप कैसे करो वो देखो। यहाँ पे आपने क्या किया, बेटे अच्छे समझना, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा फोकस आपका बोर्ड पे नहीं। ये आपने ले लिया अनपोलराइज लाइट। कैसा लाइट है भाई? अनपोलराइज। ठीक है, यहाँ पे आपने ले लिया एक निकल का प्रिज्म,
बेटे ये है पोलराइजर, क्या है? पोलराइजर, ठीक है। फिर यहां से लाइट पास हुआ, मान लो कैसा लाइट है? पोलराइज है, ठीक है। ये आपने मेंशन कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने फिर दिया ये है आपके पास एनालाइजर, ठीक है। विद्यार्थी समझ में, इस क्रिस्टल को नाम दिया मैंने T1, इसको मैंने नाम दिया T2। बेटे सबसे पहले आपके पास था अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड, और फाइनली आपको कैसा मिल गया भाई? पोलराइज्ड, ठीक है। बेटे जब आप किसी अनपोलराइज्ड लाइट को किसी पोलराइजर से पास करेंगे तो लाइट आपका पोलराइज है या अनपोलराइज है, इसको आइडेंटिफाई कौन करेगा? एनालाइजर। एनालाइजर एनालाइज करेगा द लाइट पास थ्रू ए पोलराइजर इज पोलराइज और नॉट। बेटे आगे मीनिंग समझ में, ठीक है। तो अच्छे से इसको स्टडी करना है, एक एक पॉइंट को समझना है। अब हम इसको मैथमेटिकल वे में सोल्व करेंगे कि भाई अगर अनपोलराइज लाइट है तो उसका इंटेंसिटी क्या होगा, पोलराइज है तो उसका इंटेंसिटी क्या होगा। नोट इट डाउन केयरफुली, ठीक है। यहाँ तक मैंने क्लियर, ठीक है। अब बेटे ध्यान से सुनो, अब इसी के बेस पे अब हम एक सोल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप करना होगा, एक लो हम स्टडी यहाँ से करेंगे, एनालाइजर पोलराइजर सब इसमें हम यूज करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, काफी इंपोर्टेंट हो है, उस लो के बेस पे सीरियसली बार-बार न्यूमेरिकल में पूछता है, ठीक है। तो देखिए बेटे ध्यान से, नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए, उसको इंपोर्टेंट टिक भी कर लीजिए, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, लॉ ऑफ मेलर्स, ठीक है। देखो बेटे हेडिंग बना लो, नेक्स्ट टॉपिक है अपना लॉ ऑफ लॉ ऑफ मेलर्स। अब बेटे लॉ ऑफ मेलर्स क्या बताता है आपको? ध्यान से सुनना, पेन स्टॉप कर दो बिल्कुल, ठीक है। पूरा फोकस बोर्ड पे रखो, चीजों को समझो आप, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो ये थ्योरेटिकल पार्ट आपको काम आएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल में स्ट्रक्चर आपको अगर थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से क्लियर है तो न्यूमेरिकल के स्ट्रक्चर को समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इजीली उसको टैकल कर पाएंगे, ठीक है। तो बेटे ध्यान से सुनना, अभी आपने देखा सबसे पहले हमने अनपोलराइज्ड लाइट को इंसिडेंट पे किया पोलराइजर पे। अब जब किसी अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइजर पे इंसिडेंट करेंगे तो ट्रांसमिटेड लाइट आपका पोलराइज है या नहीं है, इसको आइडेंटिफाई कौन करेगा? एनालाइजर करेगा। बात समझ आ रही है? तो बेटे मैं सिंपल वे में ये मान लेता हूं कि पोलराइजर से जो लाइट पास हुई आपकी वो कैसी थी? पोलराइज मान लेते हैं भाई। दो कंडीशन मानेंगे, एक बार पोलराइज दूसरे बार अनपोलराइज। अब लॉ ऑफ मेलर्स क्या कहता है, ध्यान से सुनना, व्हेन अकॉर्डिंग to this law, when linear polarized light is incident on an analyzer, then the intensity of transmitted light is directly proportional to the square of the
square of the cosine of angle between direction of vibration and axis of transmission of an analyzer। बड़े ध्यान से सुनो, बिल्कुल केयरफुली समझना है चीजें। डायग्रामेटिकली आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। फिर ये कह रहा है लोग में से कहता है जब आप किसी लीनियर पोलराइज्ड लाइट को, बेटे लाइट कैसा है? पोलराइज्ड। जब आप किसी लीनियर पोलराइज्ड लाइट को इंसिडेंट करते हैं किसी एनालाइजर पे, यानी कि पोलराइजर का काम हो चुका, then the intensity of transmitted light is directly proportional to the square of the cosine of angle between किसके बीच का एंगल? डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन एंड एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एन एनालाइजर, ठीक है। अब बेटे डायग्रामेटिकली देखो, कंडीशन आपके पास ये हुआ, बिल्कुल केयरफुली समझना, बिल्कुल केयरफुली। आपके पास सिचुएशन ये है बेटे, कंप्लीटली मैं आपको एक्सप्लेन करा दूं। बेटे यहाँ पे अपने पास ये आपने ले लिया एक, सबसे पहले कंप्लीट समझना, ये आपने ले लिया अनपोलराइज्ड लाइट। कैसा ले लिया भाई? ये है कंप्लीटली, थोड़ा बेंट हो रहा है, डायग्राम सही कर लेते हैं। ध्यान से, यहां से ये आपने ले लिया, कैसा लाइट ले लिया? अनपोलराइज्ड। बेटे ये अनपोलराइज्ड लाइट हो गया, ठीक है। कैसा लाइट हो गया? अनपोलराइज्ड। अब आपने इसको इंसिडेंट किस पे किया? आपने इसको इंसिडेंट किया किससे? पोलराइज्ड पे। ध्यान सुना बिल्कुल तो मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। ये है पोलराइजर, पोलराइजर, ठीक है बेटे। दिस इज अनपोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड, ठीक है। क्रिस्टल D1 मान लिया। यहां से जो लाइट आपको मिला, यहां से जो लाइट आपको मिला बेटे वो कैसा मिला? पोलराइज्ड। तो उसका जो इंटेंसिटी हुआ वो कितना हुआ? I। कैसा हुआ? I ना। और ये लाइट कैसा है? पोलराइज्ड, पोलराइज्ड। अब बेटे मेन कंसेप्ट पे आते हैं, डेफिनेशन पे लाते हैं। अब आप इस लीनियर पोलराइज्ड लाइट को किस पे इंसिडेंट करेंगे? एनालाइजर पे। तो यहाँ पे ये आपने बना दिया एक एनालाइजर, ये कंडीशन मेंटेन होगा। बात समझ रहे? दिस इज द एंगल थीटा, ये एंगल थीटा बनेगा और ये है क्रिस्टल T2 जिसका नाम है एनालाइजर, ठीक है। और यहाँ से जो लाइट मिलेगा वो भी आपको कैसे मिलेगा? तैयार है नहीं समझ में? ठीक है। और ये जो लाइट आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा पोलराइज्ड लाइट, और इसका जो इंटेंसिटी होगा वो कितना होगा? I। ध्यान से सुनना, इस लाइट का इंटेंसिटी I नॉट है, इसका इंटेंसिटी कितना हो गया? I। When linear polarized light is incident on an analyzer, then the intensity of transmitted light is directly proportional to the square of the cosine of angle between direction of vibration and axis of transmission of an analyzer। बेटे बात समझ आ रही है? तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो मुझे मिलेगा I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल cos square। बेटे ये हमें प्रूव करना है, I किसके प्रोपोर्शनल होगा? cos square थीटा। बिल्कुल केयरफुली आपको इसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है बेटे। I प्रोपोर्शनल किसके? cos square थीटा। हम इसको प्रूव करेंगे भाई,
ठीक है। तो बेटे यहाँ पे आप हमें प्रूफ करना है। मीनिंग समझ में आ गई बेटे यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब देखो इसी डायग्राम को बेटे पूरा फोकस आपका बोर्ड पे रहे। अब मैं इस डायग्राम को मॉडिफाई कर रहा हूँ। एनालाइजर को नोटेट करा रहे थे भाई, आज इस एनालाइजर के इस डायग्राम को मैं नोटिफाई करता हूँ और इस तरीके से मेरे पास एक डायग्राम मेंटेन होगा। बेटे देखो ये था अपने पास एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट लाइट, एक्सेलरेशन नहीं एम्पलीट्यूड, इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब आपने इस एम्पलीट्यूड को बेटे ध्यान से सुनना, आपने इस एम्पलीट्यूड को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया। थीटा जिसके साथ बना वो बना a cos थीटा, दिस इज a cos थीटा एंड दिस इज a sin थीटा। a एम्पलीट्यूड है इंसिडेंट लाइट का, लेट a बी द एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, तो बेटे यहां पे मैं नोट कर रहा हूं, लेट a बी द एम्पलीट्यूड of incident light। मान लिया बेटे, बेटे इंसिडेंट लाइट का एम्पलीट्यूड आपने क्या मान लिया भाई? ठीक है, ए मान लिया। और इंसिडेंट लाइट अपने पास इंटेंसिटी कितना है? आई नॉट। ठीक है, तो बेटे आई नॉट यहां से किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? इसके। जैसा कि आप जानते हैं बेटे, जैसा आप जानते हैं इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। ठीक है, और जब आप इस साइन को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, दैट इज k। तो ये हो जाएगा ka स्क्वायर। बेटे यहाँ पे मीनिंग समझ में आया? यहाँ पे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? मीनिंग अच्छे से क्लियर? बेटे अब हमने क्या किया, हमने इस एम्पलीट्यूड a को टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया। a cos थीटा अलोंग द एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, एक sin थीटा डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, दिस इज द एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन, एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन। मीनिंग आ रहा है समझ में? ठीक है, अब मैं यहां पे राइट कर सकता हूं a cos थीटा be the component of amplitude A along the axis of transmission, along the axis of transmission। देखो बेटे ध्यान से, ठीक है, तो आप यहां से कह सकते हैं बेटे जो आपका ट्रांसमिटेड लाइट है, जो आपका ट्रांसमिटेड लाइट है उसका जो इंटेंसिटी होगा, देन इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, बेटे ट्रांसमिटेड लाइट। अब देखो इस एनालाइजर के लिए इंसिडेंट है आई नॉट, ट्रांसमिटेड क्या है आई, तो बेटे जो इंटेंसिटी होगा वो आई इसके प्रोपोर्शनल होगा cos स्क्वायर थीटा, आई प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी बेटे cos स्क्वायर थीटा नहीं, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। मीनिंग आ रहा है समझ में? ठीक है भाई, यहाँ तो एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे a cos थीटा, a cos थीटा का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब बेटे कांस्टेंट को आपने रिप्लेस किया, i इक्वल टू k, यहाँ पे आपने कांस्टेंट यूज किया k a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। मीनिंग यहाँ तक क्लियर? अब देखो बेटे बट k a स्क्वायर बेटे किसके बराबर है? i नॉट के। यहाँ से देखो i नॉट की वैल्यू क्या है? k a स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट i किसके बराबर हो जाएगा? बेटे i हो जाएगा i नॉट cos स्क्वायर थीटा। और बेटे ये आपका होगा फाइनल रिजल्ट। मीनिंग समझ में आ गया? दिस प्रूव्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। अब इसमें आपको स्पेशल केस लगा सकते हैं, यहाँ पे देखो स्पेशल केसेस। नंबर 1, इफ थीटा 0, बेटे थीटा 0 होगा तो i इज इक्वल टू आई नॉट cos स्क्वायर 0 होगा। तो बेटे cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो i किसके बराबर होगा? i नॉट। इंटेंसिटी होगा मैक्सिमम। केस नंबर 2, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, बेटे थीटा 90 होगा तो i होगा
आई नॉट cos स्क्वायर 90। तो बेटे जैसा आप जानते हैं cos 90 जीरो होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। देखो अगर बेटे एक्सिस, अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो कोई भी लाइट एनालाइजर में से पास नहीं होगी, नो लाइट इज प्रोड्यूस्ड, आपको कोई लाइट नहीं मिलेगी। ठीक है, सो बेटे अच्छे से इसको ऑब्जर्व कीजिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो मेरे से डिस्कस कीजिए। ठीक है, बेटे पूरा फोकस अपना यहाँ पे रखना है। मेन है आपका ये डायग्राम। लॉ ऑफ मैलेस बस यही कहता है, जब आपने किसी अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइजर से पास किया तो वो लाइट पोलराइज अगर होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम आई नॉट आएगा, अगर लाइट अनपोलराइज है तो रिजल्ट क्या होगा, इसके बारे में भी हम मैथमेटिकल डिस्कस करेंगे। सेकंड आपका बस इसके बेस पे आपको सोल्व करना है। ए आपका है एम्पलीट्यूड और ए cos थीटा और ए sin थीटा, आपने इस एम्पलीट्यूड को रिजोल्व किया, उसके कंपोनेंट है। ठीक है बेटे, अच्छे से इसको समझना है। बेटे ये अगर कोई बच्चा कहे सर ये कैसे आया, तो बेटे सिंपल रीजन है, आप अच्छे से जानते हैं एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ, सॉरी इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है बेटे, अच्छे से इसको करना है, फिर इसके बेस पे हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, नोट इट डाउन केयरफुली। और बेटे स्पेशल केस का बेसिकली ध्यान रखना, अगर थीटा 90 बन जाएगा तो इसमें से कोई भी लाइट पास नहीं होगा। ठीक है, नो लाइट इज प्रोड्यूस्ड। क्लियर, ठीक है बेटे, ये आपको प्रूव करना था कि आई किसके प्रोपोर्शनल होता है, cos स्क्वायर थीटा। सबसे पहले डेफिनेशन ये पुट करना, फिर प्रूफ में आप ये डायग्राम ड्रॉ करके और ये सब आपको करना है विद स्पेशल केसेस। ठीक है, तो बेटे कई बार एक नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटिंग लाइट थ्रू एनालाइजर या पोलराइजर इज जीरो व्हेन थीटा क्या हो 90। अगर बेटे थीटा 90 बनेगा तो नो लाइट इज पास होता एनालाइजर और पोलराइजर। ठीक है, थीटा यदि 0 डिग्री है तो लाइट होगा मैक्सिमम। मीनिंग क्लियर।